ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल 25 अक्टूबर कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। इस वीडियो को प्रारंभ करूं उससे पहले बता दूं कि जो प्रिडिक्शन होता है चंद्रमा का प्रत्येक दिन किसी न किसी नक्षत्र में प्रवेश होता है, और कल के दिन चंद्रमा जो रहेगा मिथुन राशि में रहेगा और मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा। तो इससे पहले आपने पढ़ा था कि पिछले जो 19 तारीख से लगातार प्रोग्राम चल रहा है उसमें आपने पढ़ा था कि नक्षत्र में अश्विनी नक्षत्र में गया था, फिर भरणी में गया था, फिर कृतिका में, और कल रोहिणी में था। मतलब आज का जो मैं वीडियो बता रहा हूँ उसमें चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में है। तो रोहिणी नक्षत्र का चंद्रमा वैसे भी अच्छा होता है, और अब ये रोहिणी नक्षत्र से निकल कर ये मृगशिरा नक्षत्र में पहुँचेगा। मृगशिरा नक्षत्र कुछ ऐसा नक्षत्र होता है जिसका कुछ चरण जो है वृषभ में होता है और कुछ चरण जो होता है वो मिथुन में होता है। तो दोनों का जो रिजल्ट होगा दोनों को मिलाकर क्या आपके ऊपर पड़ेगा, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले कमेंट बॉक्स में कमल मोंगा जी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये कहाँ से थे ये नहीं मुझे पता, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि अगर नीच का सूर्य हो और नीच का शनि हो, दोनों एक दूसरे को देख रहे हो, तो क्या नीचभंग राजयोग बनता है। तो निश्चित रूप से देखिए, जब दो नीच के ग्रह एक दूसरे को देखते हैं तो नीच भंग हो जाता है। आप ये मत समझिएगा कि दोनों खराब हो गए। अगर दो नीच भंग राजयोग के 7-8 पॉइंट्स हैं, उसमें से एक पॉइंट ये भी है कि अगर दो नीच के ग्रह एक दूसरे को देख रहे हों तो उसमें नीच भंग हो जाता है। तो नीच भंग के लिए बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसी तरीके से आप भी जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो ज़रूर पूछिए। आज का जो क्वेश्चन है यूएसए से है और रविंदर जी का क्वेश्चन है जो मैं आज कमेंट बॉक्स में से ले रहा हूँ, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो व्हाट्सएप पे भी डायरेक्ट हमारे नंबर 9818318303 पर आते हैं। तो आज का प्रश्न क्या कह रहा है आइए हम समझते हैं। देखिए, जिन लोगों ने मैं अभी भी कुंडली एक्सपर्ट का मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो अभी भी कुंडली एक्सपर्ट के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसमें ज्ञानवर्धक चीज़ें आपको मिलेंगी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, रविंदर जी ने यूएसए से पूछा है कि अगर कुंडली में सूर्य कमज़ोर हो तो क्या करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि अगर सूर्य देवता जो ग्रहों के राजा कहलाते हैं, आत्मकारक, मान सम्मान के कारक और इम्यूनिटी के कारक, ये सारे जितनी भी कहा जाए इनकी बढ़ाई वो कम ही होगी, क्योंकि ये राजा ग्रह होते हैं। अगर कुंडली में सूर्य कमज़ोर हो गया तो आप हमेशा नकारात्मक प्रभावों से ही घिरे रहेंगे। पहले सूर्य नकारात्मक हो तो क्या करना है, ये तो बात का क्वेश्चन हो गया। अगर सूर्य आपकी कुंडली में नीच का है तो एक तो बोलते समय कुछ स्पिटिंग वगैरह निकलना शुरू हो सकता है, नंबर 1। मुंह से कुछ ज़्यादा ही स्पिट अगर निकल रहे हो तो इसका मतलब है कि सूर्य आपका कमज़ोर है। हड्डियों में ज़्यादा दर्द हो, इसका मतलब है सूर्य आपका कमज़ोर है। आपकी अकस्मात नौकरी चली गई है तो समझ लेना चाहिए सूर्य कमज़ोर है, क्योंकि सूर्य जो होता है वो आत्मा का भी कारक होता है, मान सम्मान का भी कारक होता है, और इम्यूनिटी का भी कारक होता है। रोग से ग्रसित कर दे तो भी सूर्य मतलब आँखों की रोशनी अगर कमज़ोर हो जाती है तो भी आपको समझना चाहिए कि सूर्य आपकी कुंडली में कमज़ोर स्थिति में आ गया है। और सबसे बड़ी चीज़ प्रॉब्लम होती है कि अगर नौकरी चली जाती है तो सूर्य का कमज़ोर ज़रूर उसमें देखा जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है शिवेंद्र पांडे जी ने पूछा हुआ है, और ये हैदराबाद से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो आइए इनके क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या इनका प्रश्न है, और उनके प्रश्न का मैं उत्तर देता हूँ। इनका जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको दिख रहा है, नारद पुराण और ज्योतिष के बारे में इनका क्वेश्चन है। देखिए, नारद पुराण और ज्योतिष, अगर नारद जी के के बारे में बात करना प्रारंभ कर दिया जाए तो पता नहीं शायद ये वीडियो ख़त्म ही नहीं होगा। नारद पुराण और ज्योतिष, ये बहुत बढ़िया टॉपिक आपने क्वेश्चन पूछा है, और आप लोगों को भी अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो निश्चित रूप से आपको कमेंट सेक्शन में इसको लिखना चाहिए।
देखिए, नारद जी जो हैं विष्णु जी के बहुत परम प्रिय हैं, और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है। ब्रह्मा जी ने सारा ज्ञान किसको दिया? वो ज्ञान जो था, वो सारे ज्ञान नारद जी को ही दिया गया। अब नारद जी को जब ये सारा ज्ञान मिला, तो उन्होंने इन ज्ञान को ऋषि मुनियों के पास व्यक्त करना प्रारंभ कर दिया। इसमें कई प्रकार के, अगर आप याद रखिएगा कि अगर वेद की बात की जाती, क्योंकि वेद की रचना तो महर्षि वेद व्यास ने की थी, और महापुराण और वेद की रचना, लेकिन वेद में कई ऐसे वेद हैं जो कि नारद जी ने खुद लिखा हुआ है, नारद पुराण के नाम से जाना जाता है। और नारद पुराण में जो वह चीज़ें मेंशन्ड है, उसमें बताया गया है कि वेद के 6 अंग है, जिसमें सबसे पहला शिक्षा। शिक्षा में किस तरीके से मंत्रों का उच्चारण किया जाए, कौन सा मंत्र किस देवता के लिए यूज़ किया जाता है, ये पहला पॉइंट नारद पुराण में लिखा हुआ है रिगार्डिंग छंदों के बारे में। जो वेद के जो अंग होते हैं, उसका दूसरा अंग होता है, पहला शिक्षा हो गया, दूसरा कल्प होता है। कल्प में हवन कैसे किया जाए, और हवन करने से क्या क्या फ़ायदा होता है, और किन ब्रह्मा जी और देवताओं के साथ ये बैठकर इसकी गणना की गई है। तो कल्प में हवन और यज्ञ को बारे में बताया गया है, और शिक्षा में किस देवी देवता का आवाहन करना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन्ड है। 6 छंद है टोटल मिलाकर, यानी 6 छंद ना कह के कहा जाए कि 6 अंग होते हैं वेदों के। तो तीसरा अंग जो होता है व्याकरण होता है। इसमें जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, व्याकरण करते हैं, तो मंत्रों का व्याकरण करना बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना चाहिए। मंत्र इधर से उधर अगर आप सही से व्याकरण नहीं कर पा रहे हैं, तो वो फिर फलित नहीं होने वाला है। सपोज़ कीजिए किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको बोला कि गुरु का बीज मंत्र करना, और प्रॉपर आपने प्रोनाउंसिएशन नहीं किया, तो वो मंत्र फलित नहीं होगा। इसके बारे में भी वेद के जो 6 अंग है उसमें नारद जी ने लिखा है। इसके बाद चौथा अंग आता है निरुक्ति। इसमें शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में बताया गया है। जैसे अगर आप देखते होंगे, आप भी सरप्राइज होंगे कि हम लोग हिंदी में आ ई ये सब पढ़ते हैं, तो इन शब्दों की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, इसको निरुक्ति वर्ड कहा गया है। वेद का जो चौथा अंग है वो निरुक्ति है, और ये चौथे अंग में ये पूरी चीज़ें बताई गई है। पहला शिक्षा हो गया, दूसरा कल्प हो गया, तीसरा जो है छंदों के बारे में बताया गया, और इसके अलावा जो निरुक्ति है, और पांचवा ज्योतिष है। ज्योतिष में कोई प्लैनेट किस तरीके से मूव कर रहा है, किस नक्षत्र में जा रहा है, कैसे उसका प्रभाव है, ये सारी चीज़ों के बारे में मेंशन किया गया। होरा क्या होता है, इसके अलावा स्कंद अथवा ग्रह नक्षत्रों का जो फल होता है वो कैसा रहेगा, ये पांचवा पॉइंट है वेद के जो 6 अंग होते हैं उसमें। और लास्ट में छंद का उल्लेख किया गया है। तो वेद के जो अंग दिए गए उसमें छठवां छंद लिखा हुआ है। इसमें दिए गए छंदों का विवेचना मिलती है छंद की महत्ता। तो मतलब ऋषियों द्वारा जो रचनाएं की गई हैं उसका पाठ करना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए कि दुर्गा सप्तशती के बारे में मैंने बताया था, तो दुर्गा सप्तशती का अगर आप पाठ कर रहे हैं तो उसको किस तरीके से करना चाहिए, बिना इन छंदों के आप पूर्ण नहीं कर सकते हैं। तो एक प्रकार से आप समझ गए होंगे कि ये ऋषि मुनि, और सबसे बड़ी बात क्या है कि ज्योतिष की जो रचना स्टार्टिंग जो है वो नारद जी ने ही की थी। नारद पुराण में कई जगह ज्योतिष के श्लोक भी आपको देखेंगे, क्योंकि वेदों का पूरा अंग लेकर ये बता चुके हैं। तो ये नारद पुराण और ज्योतिष का संबंध भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आज के प्रश्न के बाद आता है आज का जो पंचांग है वो कैसा रहेगा, उसको हम देखते हैं। तो आज का पंचांग देखिए, चंद्रमा की जो गति रहेगी कल के दिन, मतलब एक्चुअली कल का पंचांग है, मैं आज बता रहा हूँ। कल का पंचांग जो है चंद्रमा कृष्ण पक्ष पंचमी रहेगी, और चंद्रमा जो है योग नक्षत्र करण तिथिवार ये सभी कुछ डिस्प्ले में दिया हुआ है। और इसमें कॉमन बातें जो सभी के लिए एप्लीकेबल है वो भी मेंशन्ड है। और ये हमारे कम्युनिटी पोस्ट में हमारे जिन लोग सब्सक्राइबर हैं वो ज़रूर चेक कर सकते हैं। शाम को 4 बजे से पहले पहले इसको पोस्ट कर दिया जाता है, और
दैनिक राशिफल में भी इसको दिखा दिया जाता है, ताकि जिनको नोट करना हो वो नोट कर से, जिनको इसमें इंटरेस्ट है वो सारी चीज़ें, क्योंकि यह हमारे हिंदू धर्म की विधाएं हैं। और हिंदू धर्म में देखिए कितनी महान चीज़ों का एक से बढ़कर एक, और मैं अपनी पूरी ज़िंदगी हिंदू धर्म के प्रचार और प्रसार में ऑनेस्ट होकर लगाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं हो कि मैं किसी के दबाव में करना चाहता हूँ, मैं पूरे तरीके से ऑनेस्ट रहकर हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता हूँ। किसी प्रकार की कोई राजनीति में इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना चाहता हूँ, और इसमें केवल आप ही सब लोग इसमें साथ मेरा दे सकते हैं। अब देखते हैं चंद्रमा की उपस्थिति जो है वो आपके मृगशिरा नक्षत्र में जा रही है। तो कल तक चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में थे, और आज जो चंद्रमा है वो मृगशिरा नक्षत्र में पहुंच जाएंगे, अर्थात जो 25 तारीख होगा उसमें चंद्रमा मृगशिरा। देखिए बड़ी प्यारा नाम है मृग शिरा। मृग का मतलब आप शायद जानते होंगे, मृग का जो मतलब होता है वो हिरन होता है, और शिरा मतलब उनके सर के जैसा। तो जो नक्षत्रों की आकृति होती है उसके अकॉर्डिंग हम ये चेक करते हैं। और मृगशिरा नक्षत्र जो होता है वो मंगल का नक्षत्र होता है। रोहिणी नक्षत्र जो होता है चंद्रमा का होता है, और मृगशिरा नक्षत्र जो होता है मंगल का होता है। बड़ी एनर्जेटिक होता है। आप मृग को भी देखते होंगे, यानी हिरन को देखते होंगे, बहुत एक्टिव, बहुत तेज़ी से दौड़ती है। उसी तरीके से जो यहाँ पर मृगशिरा नक्षत्र वाले हैं उनका मूवमेंट भी बहुत तेज़ी से होता है। तो चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में रहेगा, और ये बुध की राशि में, मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए मेष लगन में जो होने वाला है, यहाँ पर सुख संसाधनों को जुटाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अंततः सुख आपको मिलेगा। छोटे भाई बहनों से कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन ये विवाद बड़ी टेम्प्रोरी होगा। ये तो आजकल हर घरों में छोटे भाई बहनों के बीच में लगा रहता है, लेकिन ये बहुत सीरियस वाला नहीं होगा, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से मत लीजिएगा। इसके अलावा धार्मिक यात्राओं के भी योग यहाँ पर चंद्रदेव बना रहे हैं। माता से सपोर्ट मिलना, माता से सुख की प्राप्ति होना, और अगर भूमि खरीदना चाहते हैं तो कल का दिन आपके लिए अच्छा है। और धन के मामले में देखा जाए तो धन के मामले में अभी भी स्थिति खराब मुझे दिखाई दे रही है। कल से धन की स्थिति और ज़्यादा खराब बनी हुई है, और साथ में किडनी या डायलिसिस पे जो लोग हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, परेशानियाँ रहेगा। और एक परेशानी जो अभी भी मेष लगन में आ रही है वो जीवन साथी के साथ वाद विवाद की, तो ये अभी सुलझने वाला नहीं है। 16 नवंबर तक वेट कीजिए, तब जाकर धीरे धीरे जब सूर्य राशि परिवर्तन करेगा तब जाकर आपको कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा। अब हम वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए वृषभ लगन में जो चंद्रमा है वो आपके लगन से द्वितीय भाव में जा रहे हैं। तो सबसे पहला चीज़ जल दुर्घटना होना, या दूषित जल से पीने, दूषित जल को ग्रहण करने से कुछ परेशानी उत्पन्न हो जाना। इसके अलावा कॉमन कोल्ड का भी कल के दिन आपको ज़्यादा हो सकता है, और साथ में छोटे भाई बहन इस समय आपको फाइनेंशियल रूप से मदद भी करेंगे। किसी परीक्षा में अगर बैठना चाहते हैं तो कल का दिन बहुत अच्छा नहीं है, कल का दिन आपको टाल देना चाहिए। और ओवरऑल बड़े भाई बहनों से अगर रिलेशन कुछ प्रॉब्लम था तो वो रिलेशन भी अब धीरे धीरे ठीक होंगे। नौकरी के लिए देखा जाए तो नौकरी के स्थान में अभी भी स्थान परिवर्तन का योग गोचर में बना हुआ है, और जिनको स्थान परिवर्तन करना है तो वो अभी सही टाइम है, इसमें स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए मिथुन लगन में चंद्रमा आपके लगन में ही रहेगा, और निश्चित रूप से धन का मालिक लगन में है, तो निश्चित रूप से कहा जाए धन तो आपके पास आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं, धन आपके पास आएगा। और फाइनेंस के लिए कल का दिन बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी व्यवसाय में कुछ अवसर आपको मिल सकते हैं। अब वो टाइम आने वाला है जिस समय रुकावटें, जो नौकरी या व्यवसाय में जो रुकावटें थी अब वो ख़त्म होने वाली है, और आपका लग्न सूचिका ऑलरेडी है तो सुख तो प्रदान कर रहा है। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम क्या है, छोटे भाई बहनों का स्वामी होकर सूर्य नीच के हैं, ये आपको परेशान कर रहे हैं। कल के दिन में भी परेशानी अभी बढ़ी रहेगी, और बार बार मैं बोल रहा हूँ अभी वाद विवाद करने का कोई मतलब नहीं, किसी से इफ़ बट करने का कोई मतलब नहीं है। वो आपकी बातों को समझ ही नहीं पाएंगे, और जब बात को नहीं समझेंगे तो विवाद बढ़ेगा, तो परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती है। वैसे कल का दिन देखा जाए तो दोपहर तक का जो टाइम है वो काफ़ी अच्छा है। दोपहर के बाद धीरे धीरे समय में कुछ आपको कठिनाइयों का अनुभव होगा। जब चंद्रमा राहु के नक्षत्र में पहुंचेगा तो थोड़ा परेशान करेगा।
इसके अलावा कर्क लगन की बात करें तो कर्क लगन में चंद्रमा जो होगा आपके लगन से द्वादश में चला जाएगा। द्वादश का जो चंद्रमा होगा अकस्मात मानसिक पीड़ा को उत्पन्न करने वाला, और मानसिक पीड़ा के साथ साथ आपके शरीर में हाइपर एसिडिटी को ज़्यादा एक्टिवेट कर सकता है। इसके अलावा जो आपका मेन लग्नेश ही चंद्रमा है, तो चाहिए ना चाहिए अकस्मात किसी प्रकार की यात्राओं पे आपको निकलना पड़ेगा, चाहे वो यात्रा लंबी दूरी की हो या छोटी दूरी की हो। अकस्मात यात्रा के योग कर्क लगन वाले जातकों के लिए बनेंगे। मानसिक चिंताएं अभी भी हावी आप पर रहेंगी, क्योंकि जो सूर्य हैं वो परम नीच के होने वाले हैं, तो इसलिए ये निश्चित रूप से अभी भी आपको मानसिक तनाव देंगे, माता से सेपरेशन करके रखेंगे। और कोशिश यहाँ पर सूर्य का यही है कि आपको, हालांकि नीच के सूर्य हैं लेकिन उच्च दृष्टि से दशम स्थान को देख रहे हैं, तो अच्छा रिजल्ट देंगे। ओवरऑल कल का जो दिन रहेगा धन के मामले में कुछ कठिनाइयों का अनुभव करेंगे, और कोई फंसा हुआ काम भी कल पूरा आप कर पाएंगे, जैसा कि मैं चेक कर पा रहा हूँ। मिथुन लगन के ये कर्क लगन के बाद हम सिंह लगन पर आते हैं। देखिए, सिंह लगन में चंद्रमा आपके इनकम में जा रहे हैं, और चंद्रमा का इनकम में जाना आपके लिए अच्छा है। विदेशों से लाभान्वित होंगे, यानी पब्लिक डीलिंग जो लोग करते हैं उनसे लाभान्वित आपको कराएगा यहाँ का चंद्रमा। और जब तक ये अपने मित्र मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है तब तक कोई परेशानी नहीं। हालांकि चंद्रमा का शत्रु कोई नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा जो होता है हर नक्षत्र से गुजर कर जाना पड़ता है, इसलिए सभी से मित्रता रखता है। चंद्रमा के कोई शत्रु नहीं होते हैं, लेकिन चंद्रमा का जो मित्र माना गया है वो मंगल, सूर्य, बृहस्पति, ये सब इनके मित्र माने गए हैं, जो कि नैसर्गिक रूप से मित्रता दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो पोजीशन होने वाली है, वो जो लोग पॉलिटिकल रूप से इन्वॉल्व है, राजनीति से इन्वॉल्व है, उनके लिए तो कल का दिन बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर मैं यहाँ पर कहूँगा कि आपके गुप्त शत्रु बहुत सारे इस समय निकल कर कल के दिन आ सकते हैं। कोई बड़े चीज़ों का पर्दाफाश हो सकता है, या कोई एक गुप्त ऐसी चीज़ जो आपको जानकारी में नहीं चल रही थी, वो चीज़ आपको कल के दिन यहाँ पर पता चलेगा, जिसके कारण मानसिक चिंताएं अकस्मात बढ़ सकती है। छोटे भाई बहनों के साथ भी अभी भी रिलेशन बहुत अच्छा नहीं रहेगा, या कहा जाए कुछ दूरियां, मनमुटाव अभी भी बना रहेगा, लेकिन भाग्य और धर्म का पूर्ण रूप से सहयोग आपको मिलेगा। कार्य व्यवसाय के लिए अभी गुप्त शत्रु आप पर हानि पहुंचाने का प्रयास कल के दिन में कर सकते हैं। कन्या लगन की बात किया जाए तो कन्या लगन में चंद्रमा जो है आपके मिथुन राशि में दशम स्थान पर दिखाई दे रहे हैं। दशम स्थान का चंद्रमा, इनकम का चंद्रमा जो है वो अपने मित्र मंगल के नक्षत्र में है, और साथ में बुध की राशि में उपस्थित है, इसलिए इनकम का जो स्रोत होगा बढ़ेगा। लेकिन इनकम के स्रोत में क्या होगा, कल के दिन में विशेष रूप से जो दैनिक रोजगार डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा नहीं जाने वाला। उनको कई जगह रुकावट होने के बाद ही उनके आय में वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है, नहीं तो कई बार परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। इस समय पेशेंस रखने की पूरी ज़रूरत है। और वाणी, बार बार मैं बोल रहा हूँ, मिथुन और कन्या लगन वाले जातकों के लिए वाणी पर बड़ी कंट्रोल कीजिएगा। अगर वाणी आपकी बिगड़ गई तो फिर परिवार पूरा तहस नहस होगा। बहुत पेशेंस रखने वाला टाइम है, और जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनके थायराइड का जो लेवल होगा वो भी बढ़ता हुआ आपको नज़र आएगा। तो ओवरऑल मैं कन्या लगन में यही कहूँगा, अभी भी आप बुद्ध का बीज मंत्र कीजिए या गणेश जी की आराधना कीजिए, जिससे कि निगेटिविटी ना रहे। अब हम तुला लगन की बात कर रहे हैं। देखिए, तुला लगन में चंद्रमा आपके भाग्य में जा रहा है, अपने मित्र मंगल की राशि में जा रहा है, और मंगल जो होता है इस लगन कुंडली में अत्यंत मारक की संज्ञा दी गई है। तो मंगल यहाँ पर आपके नौकरी व्यवसाय में किसी प्रकार के मान पद प्रतिष्ठा में हानि पहुँचाने का योग बनाएगा। इस समय आपके पार्टनर के साथ भी आपकी लड़ाई हो सकती है, और पार्टनर इस समय, अगर आप पार्टनर को आराम से बैठा के बात करते हैं तो वो परेशानियां भी जल्दी निकल जाएंगी कल के दिन। कल के दिन कुछ ऐसा भी हो सकता है, जो लोग रेंटल इनकम से जुड़े हुए हैं, जिनको रेंटल प्रॉपर्टी से कुछ इनकम मिलता है, उनके लिए कल का दिन अच्छा है। अगर नया प्रॉपर्टी रेंट पे डालना चाहते हैं तो कल आप दोपहर 2 बजे के बाद
अच्छा टाइम है, उसमें आप इसको कर सकते हैं। लेकिन डायलिसिस को लेकर अभी भी मैं बड़ी चिंतित हूँ। जो डायलिसिस या किडनी के रोग से पीड़ित हैं उनके लिए अभी भी समय अच्छा नहीं। हालांकि गुप्त धन का मिलना, फंसा धन का मिलना अभी भी लगातार चालू रहेगा, लेकिन जो राहु अष्टम में बैठे हैं वो थोड़ा सा अभी भी आपको परेशान करेंगे। कल का दिन आपके लिए धन को लेकर बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है, लेकिन रेंटल इनकम दे देगा। मतलब डायरेक्ट तो धन नहीं देगा, इनडायरेक्टली धन आपको ज़रूर दे सकता है। और नौकरी व्यवसाय में गुप्त शत्रु अभी भी हावी रहेंगे। मिथुन लगन, इसके बाद वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लगन में अकस्मात सर में दर्द होना, अकस्मात माइग्रेन अगर है तो उसमें शिकायत बढ़ जाना, अकस्मात उदर संबंधित रोगों से पीड़ित हो जाना, ये सारी चीज़ें अभी भी वृश्चिक लगन में लगा हुआ है। जीवन साथी के साथ वाद विवाद डे बाई डे बढ़ता जाए, ऐसा भी चेक हो पा रहा है। मैं यहाँ पर आपको भी सतर्क ये करना चाहता हूँ, अभी भी जल वाले क्षेत्र से बचना चाहिए। दूषित जल को ना पी जाइए गलती से, क्योंकि आदमी जानबूझ के तो दूषित जल नहीं पीता है, लेकिन अगर आप अज्ञानतावश, अगर बिना जाने अगर आपने इस जल को पिया तो यहाँ पे टाइफाइड तक की समस्याएं कल हो सकती है, जो कि मैं देख रहा हूँ। हालांकि टाइफाइड एक दिन में डिटेक्ट नहीं होता है, लेकिन आरंभ करा देगा, इसलिए जल क्षेत्र में जाने से मना है। और दूषित जल यानी पानी जब पीजिए कल के दिन तो पूरा ध्यान से, वैसे भी प्रत्येक दिन जब पानी पीना चाहिए ध्यान से ही पीना चाहिए। आरओ का पानी पीजिए या आप बाहर से बॉटल खरीद के मिनरल वाटर पीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन दूषित पानी से बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। और नौकरी व्यवसाय में अकस्मात कोई बिजनेस पार्टनर के मिलने की या इन्वॉल्व होने की संभावना पूरे तरीके से देख रहा हूँ। लेकिन कार्य व्यवसाय को लेकर लगातार दौड़ धूप अभी भी बना रहेगा, जैसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। छोटे भाई बहनों से जो संबंध खराब थे वो अब संबंध धीरे धीरे सही होंगे। और पिता के स्वास्थ्य में फिर अचानक एक बार गिरावट देखने को मिलेगी, और ये अकस्मात गिरावट आपको मानसिक रूप से चिंतित कर सकती है। धनु लगन में देखा जाए तो धनु लगन में चंद्रमा की जो उपस्थिति है सप्तम भाव में जाकर बैठा हुआ है। चंद्रमा अष्टमेश का दोष लेकर सप्तम में बैठा हुआ है, लेकिन गोचर में चंद्रमा को किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। रीज़न बिंग उसको हर नक्षत्रों से लगातार हर एक दिन एक नक्षत्र में जाना होता है। अगर ये चंद्रमा को दोष लग गया तो फिर चंद्रमा हमेशा प्रॉब्लम देगा। तो चंद्रमा का वेरिएशन हो सकता है, वो अलग बात है। जिनके विवाह नहीं हो रहे थे उनके विवाह के लिए कल का समय अच्छा है। अगर विवाह के लिए कल आप फाइनल करना चाहते हैं तो विवाह के लिए समय अच्छा है। लेकिन अभी भी जो मुझे परेशानी दिखाई दे रही है, आय अभी रुकेगा नहीं, तो इनकम रुकेगा नहीं। और दूसरा, कल के दिन जो पैसा आएगा वो खर्च पहले से ही बढ़ जाएगा। 10 रुपये का इनकम है तो 12 रुपये 15 रुपये का खर्च पहले से ही रेडी रहेगा धनु लगन में। और इनकम का जो फ्लो है वो भी धीरे धीरे ही आने वाला है। और 20 नवंबर तक तो आप मान के चलिए, जब तक बृहस्पति देव वहाँ पर बैठे हैं तब तक धन से राहत आपको नहीं मिलने वाला है। तो इस समय केवल विष्णु भगवान की आराधना कीजिए, वही चमत्कार करेंगे। और वटुक मंत्र का अगर आप जाप कर सकते हैं, भैरव बटुक मंत्र का अगर आप जाप कर सकते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मकर लगन की बात किया जाए तो मकर लगन में चंद्रमा की जो उपस्थिति है वो रोग स्थान पे जा रहा है। हाइपर एसिडिटी को जन्म दे देना, और साथ में जीवन साथी के साथ ही विवाद हो जाए या जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट आ जाए कल के दिन, ऐसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। और साथ में चंद्रमा का जो आपका जो लग्नेश है लगन में बैठा है, बृहस्पति के साथ बैठा है, तो ये बृहस्पति से संबंधित चीज़ों में डिले करेगा। जैसे अगर कोई मकान बेच रहे हैं तो उसका पैसे आने में डिले होगा। अगर आप छोटे भाई बहनों के साथ रहते हैं तो उनसे कुछ मतभेद होगा या उनसे रिलेशन सुधरने में टाइम लगेगा। लेकिन जैसे ही बृहस्पति ट्रांजिट करके धन में जाएंगे तो एक बड़ा धन आपको गोचर में ये ज़रूर दे पाएंगे। लेकिन साथ में आपको उदर संबंधित पीड़ा भी देंगे। और लीवर का फैटी होना, जिनके लीवर फैटी होते हैं उनको भी बहुत ध्यान यहाँ पर देना चाहिए मकर लगन वाले जातकों के लिए। कुंभ लगन वाले जातकों की अगर बात किया जाए तो कुंभ लगन वाले जातकों के लिए आपका लग्नेश अभी भी 12th हाउस में है, बृहस्पति के साथ है। तो इस समय इनकम को विलंब कराना, इनकम कम और खर्च ज़्यादा है, अभी भी योग इसी तरीके के बने हैं। हालांकि बुध की उपस्थिति जो है सही जगह पर बैठा, लेकिन वो भी धन को नीच दृष्टि से देख रहा है, तो धन तो आना नहीं है। धन में आने की संभावना जो है बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। गलती से भी शेयर सट्टा लॉटरी में इन्वॉल्वमेंट मत कर दीजिएगा, अगर इन्वॉल्व करेंगे तो परेशानी उत्पन्न हो जाएंगी। इसके अलावा आपके
छोटे भाई बहन हालांकि इस समय आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, और सपोर्ट करने के कारण शायद आपका काम कुछ बन जाएगा। और विद्यार्थी वर्गों के लिए अच्छा कल का दिन, और किसी प्रतियोगी परीक्षा में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो निश्चित रूप से पूरे कॉन्फिडेंट होकर आप जाइए, सफलता आपको मिल सकती है। मीन लगन वाले जातकों के लिए कल का दिन जो रहेगा, चंद्रमा आपके चतुर्थ स्थान पर रहेगा, तो माता से कुछ वाद विवाद ज़रूर यहाँ पर करा देगा। और साथ में आपके जो संतान है, संतान का सुख मिलना है, और संतान से जो परेशानियां चल रही थी वो सब खत्म हो जाना है। अगर आपकी संतान बीमार थी तो उसकी बीमारी खत्म हो जाना है। तो इस तरीके से आपको एक मानसिक सुख ज़रूर गोचर में देने वाला है। दूर संचार माध्यमों से भी आपको लाभान्वित करेगा, और ऑनलाइन से जो लोग काम करते हैं उनके लिए कल का दिन बहुत अच्छा नहीं है। अगर ऑनलाइन कोई बहुत बड़ा ऑर्डर आपके पास आता है और अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो कल के दिन उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर आपको परेशानी का सामना हो सकता है। और साथ में वाणी पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपकी वाणी अगर एरोगेंट हो गया, अगर आपके अंदर एरोगेंसी प्रवेश कर गई, यानी घमंड अंदर से प्रवेश कर गया, तो आपको पूरा बर्बाद कर सकता है। केवल विष्णु देवता की आराधना अभी आप कीजिए जिससे कि कोई परेशानी ना हो। तो ये था कल अर्थात 25 अक्टूबर 2021 का राशिफल। हमारा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आपके जो क्वेश्चन है, जो ज्योतिष से संबंधित क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जैसे आज मैंने कमल मूंगा जी का क्वेश्चन लिया था, उसी तरीके से आपके प्रश्न भी लूँगा। और साथ ही मैं बता दूं कि 2 चेंजिंग ज़रूर किया गया है कुंडली एक्सपर्ट के इस चैनल पे। पहला तो ज्योतिष सीखिए, वो भी निःशुल्क। हालांकि देखिए ज्योतिष एक बड़ा वास्ट फील्ड है, लेकिन कुछ पार्ट तो मैं सिखा ही सकता हूँ आपको। और इसके लिए शनिवार और मंगलवार को डेट मैंने डिसाइड किया है, रात्रि 9 बजे लाइव रहूँगा, और उस लाइव में या रिकॉर्डेड सेशन में आपको कुछ ना कुछ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें बताता रहूँगा, जिससे कि आप इस हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करें। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी को हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में लगाना चाहता हूँ। इसका रीज़न है क्योंकि हम बहुत पहले से ही सनातनी हिंदू धर्म को पालन करते हैं, और हिंदू धर्म की जो विद्याएं लिखी हुई हैं, वेद पुराण लिखी हुई हैं, वो काफ़ी अच्छे तरीके से लिखी हुई है, ज्ञानवर्धक है, और उसको आपको पढ़ना भी चाहिए। इसीलिए ज्योतिष विज्ञान मैगजीन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसमें सारे त्यौहार, जैसे आज करवा चौथ है तो करवा चौथ के बारे में आप उसमें पढ़ सकते हैं। ये पुराने एडिशन में होगा, क्योंकि अक्टूबर वाला जो एडिशन होगा उसमें होगा। अभी नवंबर का एडिशन आया है, तो नवंबर में जो भी त्यौहार बताया गया था वो सारे त्यौहार उसके अंदर इंक्लूड रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। रात्रि काल 8 बजे शिव महादेव लाइव सेशन, जो कि प्रत्येक रविवार 8 बजे कर दिया गया है, इसमें मैं आप सभी लोगों से मुलाकात करूंगा, और आपके क्वेश्चंस को मैं ऑडियो के माध्यम से यहाँ पर लूँगा, जूम के माध्यम से ना लेकर ऑडियो से बात करूँगा, और लाइव सेशन पे रहेंगे। तो 8 बजे पुनः मुलाकात करते हैं। कल का दिन आपका अच्छा हो। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।